नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी और लगातार आज के मेहमान में हम आपको अलग अलग मेहमानों से मिलवाते हैं। खास बात बेटियों पर करते हैं, क्योंकि देश में जिस तरह बेटियां एक के बाद एक मौत के मुंह में जा रही हैं, एक के बाद एक दरिंदे बेटियों को मारते जा रहे हैं, ज़रा इस पर आवाज़ उठाने के लिए न जाने कितनी राजनीति हो जाती है। लेकिन वहीं आज इस मुद्दे पर बात करने के लिए कांग्रेस नेता अलका लांबा हमारे साथ रहेगी, जो बेटियों पर हमेशा आवाज़ उठाती आई है, बेटियों के लिए आवाज़ बुलंद करती आई है। ज़रा उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि हाथरस के बाद अब बताइए, बल्लभगढ़ की बेटी के साथ जो हुआ उसके लिए क्या ये राजनीति होना सही है? सब कुछ आपके सामने है, तो फिर क्यों बेटियों पर राजनीति होती है? भला राजनीति कुर्सियाँ यूं ही चमकानी है तो आप कीजिएगा, पर कम से कम आप बेटी हैं, मैं बेटी हूँ, तो अगर हम सब बेटियां मिलकर इस पर बात पर गौर फरमाएं तो मुझे लगता है कि बहुत आसान हो सकता है। हर एक बात के, हर एक इश्यू पर हम जल्दी से निपट सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं अलका लांबा जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। आपको पता होगा कि आज मैं जिस मुद्दे के लिए आई हूँ, क्योंकि मेरा हर बार ऐसा होता है कि हर बेटी को लेकर मैं एक आवाज़ उठाती हूँ। अलका लांबा जी, आपको लेकर यही कहा जाता है कि बेटियों को लेकर आप ज़्यादातर अपनी आवाज़ बुलंद करती हैं, तो अब आप चुप्पी क्यों? आप मुझे बताइए कि बल्लभगढ़ की बेटी के साथ जो हुआ उसमें अलका लांबा जी का क्या कहना है? आप मेरी फेसबुक पर अगर नहीं गई होंगी तो जरूर जाइएगा। आप मेरे ट्विटर हैंडल, क्योंकि वो मंच है, वो प्लेटफॉर्म है जहां से कहीं पे भी बेटी के साथ अलका लांबा खुद अन्याय अकेली होता को है। रिप्रेजेंट करती है या पूरे कांग्रेस में अगर बात करूं? मुझे लगता है कि जब मुझे पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर भेजा जाता है तब मैं पार्टी का पक्ष रखती हूँ, जो पार्टी की लाइन है। नहीं तो अलका लांबा का अपनी एक सोच, अपना एक स्टैंड है, और वो चाहे अक्रॉस द पार्टी लाइन हो, पॉलिटिकल सरकारें किसी की हो, मैं उस आवाज को उठाती रही हूँ और मुझे लगता है उठाने की जरूरत है। ये नहीं कि मेरी सरकार मैं चुप कर जाऊंगी, अगर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पंजाब का इशू है मैं चुप रहूंगी, ऐसा नहीं हुआ। आप मेरे फेसबुक ट्विटर पे चाहिए, आप देखेंगे कि अलका लांबा हर महिला के मुद्दे पे जब जब महसूस हुआ कि बोलने की जरूरत है, जब जब महसूस हुआ न्याय नहीं हो रहा है, पीड़िता के साथ अन्याय किया जा रहा है, उसकी आवाज को दबाया जा रहा है, जैसे हाथरस में आपने और हमने सबने देखा। 2012 में जब निर्भया हुआ था तब देश और दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी। हमने कभी नहीं कहा जो सड़कों पर यूथ आंदोलित हुआ था, जो गुस्सा बेटियों में देखा गया था, वो एक राजनीति थी, हमने नहीं कहा। बेशक उसमें लोगों ने राजनीतिक रोटियां सेकी और आज वो सत्ता में हैं, देश और दिल्ली की सत्ता में हैं वो लोग, उन्होंने राजनीति, लेकिन हमने कभी नहीं कहा। हमारी कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने बहुत संवेदनशील तरीके से निर्भया के मामले को लिया, बेटी को इलाज के लिए विदेश भेजा, और जब बेटी का शव दिल्ली में आया तो उसे बहुत सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार किया, उसके परिवार को यकीन दिलाया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलेगा, जस्टिस वर्मा आयोग गठन किया, सिफारिशों को लागू किया और 1 साल के अंदर फांसी की सजा का सुनवाई हो गई थी। लेकिन जब हम सत्ता से बाहर हुए तो 7 साल अगेन तारीख पे तारीख और निर्भया के न्याय मिलते हुए 2020 आ गया, तब जाके 8 सालों में न्याय मिला। लगा सुधरा होगा, हाथरस सामने खड़ा हो गया। उससे पहले कठुआ में देखा, बलात्कारियों के समर्थन में लोग उतरते हैं। भाजपा के विधायक और नाव से कुलदीप सिंह सेंगर दोषी करार दिए गए। आप समझ रही हैं, जेल में हैं। उनको एक सांसद जीतने के बाद जेल में मिलने जाते हैं, साक्षी महाराज धन्यवाद करने गया था। अलीगढ़ की जेल में सांसद मिलने जाते हैं, आरोपियों को कहते हैं चाय पीने गए। जब ये होता है तो बोलना पड़ता है। बल्लभगढ़ की अगर आप बात करेंगे, निकिता के साथ जो कुछ भी हुआ दिल दहला देने वाला था, कि दिन दहाड़े सरेआम सर पे गोली मारकर इतनी हिम्मत हो गई हमारे जो है अपराधियों में कि किसी का खौफ डर नहीं है। उस समय हमें ये सुनिश्चित सरकार की तरफ से किया गया, परिवार ने भी इस बात का यकीन जो हमें होते हुए दिखा कि वहां पर पीड़िता की आवाज नहीं दबाई जा रही। जो हत्या जिन्होंने की है वो किसी से भी संबंध रखते, उनके समर्थन में कोई नहीं उतर रहा, चाहे वो हमारे पार्टी के हो चाहे किसी के हो, कोई नहीं उतर रहा है। तो वहां लगता है कि जब ऐसा हो रहा है तो कानून अपना काम करेगा। अलका लांबा वहां पर बोलती हैं, लगता है कि यहाँ पर आवाज उठाने की जरूरत है। लेकिन अलका लांबा जी, मेरा सवाल आपसे, आपकी पूरी पार्टी से है, हरियाणा में आपकी सरकार नहीं है, आप आवाज उठा सकती हैं, आपकी सरकार वहां पर जा सकती है, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी जब हाथरस जा सकते हैं। आज मैं उस परिवार से मिलकर आई, आप जरा वहां पर जाइएगा, आपकी रूह कांप जाएगी। वो परिवार ये कह रहा है कि हम यहाँ से पलायन कर जाएंगे। आप इस वर्ड को ध्यान से गौर फरमाइए कि हम पलायन करके यहाँ से चले जाएंगे। मैंने पूछा क्यों? क्योंकि जो सत्ता में बैठे हैं उनके परिवार वाले कांग्रेस में बैठे हैं, वो बड़े पद पर है, वो उनके पिता ने कहा है। फिर बताइए। ठीक है, आपने कहा पलायन कर जाएंगे,
किसकी सरकार है, किसको श्योर करना है कि उनकी सुरक्षा से किसी तरह का कोई समझौता नहीं होगा, उन्हें न्याय मिले, ये किसको सुनिश्चित करना है? देश में बैठी मोदी सरकार और भाजपा की, वहां पर भी उनको सुनिश्चित उनको करना है। पुलिस कानून व्यवस्था उनके अधीन है, नंबर 1। अगर उन्हें लगेगा फिर भी उन्हें वहां सुरक्षित नहीं है, उनको भाजपा की पुलिस प्रशासन, सरकार पे, मुख्यमंत्री पे यकीन नहीं है, एक बार आवाज दें। हमारी जो सरकार है राजस्थान में है, चाहे छत्तीसगढ़, चाहे पंजाब, पौंडीचेरी, जहां हमारी सरकार है, हमारे समर्थन की सरकार महाराष्ट्र और झारखंड में, हम उन्हें अपनी सरकारों के अधीन पूरी सुरक्षा ही नहीं देंगे, न्याय तक के लिए पूरी जो उनकी जरूरत है उसको पूरा करने का हम दावा करते हैं। लेकिन वो आवाज उठाएंगे, आवाज करेंगे, आवाज लगाएंगे, तभी करेंगे। वो कह देंगे नहीं तो नहीं। ऐसे देखिए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े उठाइए, आप हैरान रह जाएंगी। हर साल 35,000 बेटियों के साथ अपराध होता है। तो 35,000 बेटियों के साथ अगर कानून व्यवस्था के हिसाब से उन्हें न्याय मिल रहा है तो हमें बोलने की जरूरत नहीं ना, चाहे हमारी सरकार है, आपके, लेकिन जहां आवाज आती है कि अन्याय हो रहा है, हाथरस का उदाहरण, जहां बलात्कारियों के साथ पुलिस और प्रशासन खड़ा हो गया है। मेरी सरकार नहीं है, वो बीजेपी की नहीं, आपकी मतलब जिनकी भी, हम वहां पर सरकार की बात। अगर बेटी हमारी बल्लभगढ़ फरीदाबाद का परिवार कह दे कि कांग्रेस का रसूख विधायक, कोई भी संबंध हो, भाजपा की सरकार है, वो उसकी परवाह कर रहा है, तो ये कसूर कांग्रेस का नहीं है, ये कसूर वहां की भाजपा की सरकार का है, जो कांग्रेस के पूर्व के नेताओं का आज भी हवाला देकर पीड़िता को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। हमारा अगर विधायक खड़ा हो, चाहे वो पूर्व है चाहे अभी है, जो तौफीक की बात हुई है और रेहान की, अगर खड़ा हो, अलका लांबा सबसे पहले आएगी उसका विरोध करने के लिए, उन्हें ही पार्टी से नहीं निकालेगी, खुद भी ऐसी पार्टी को छोड़ देगी जिसके लोग ये सब जानते हैं, आरोपियों के साथ खड़े हो। तो हमारी नेता कांग्रेस सोनिया गांधी जी महिला हैं, प्रियंका गांधी जी हाथरस में आप देखा एक महिला है, कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हाथरस की तरह, बलिया की तरह अपराधियों की तरह के साथ सरकार, पुलिस प्रशासन या हमारे विधायक सांसद खड़े होने की। अलका लांबा जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे लगता है देखने वाले दर्शकों को समझ में नहीं आ रहा है, ये सरकारें एक दूसरे पर अंगुली क्यों करने लग जाती है? मेरी सरकार, तेरी सरकार, क्या बेटियां बट गई है? वो देश की बेटी है अलका लांबा जी। बेटी एक है, देश एक है, बेटी एक है, कानून एक है, सजाएं एक होनी चाहिए, कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री जी इसे चुनावी मुद्दा बनाते हैं, निर्भया के बाद 2014 में उन्होंने बेटी बचाओ का नारा किसने दिया? तो बेटियां तो मुद्दा बन गई ना, बेटियों की सुरक्षा तो मुद्दा बना दिया आपने चुनाव में। आपने कहा बहुत हुई महिलाओं पर मार, अब की बार मोदी सरकार मार और मोदी सरकार में वोट बांटे सरकार आ गई। आज वो सरकार अगर अपने वायदे को भूल रही है, राधिका मुझे बताइए, तो हमारा फर्ज नहीं बनता कि विपक्ष में बैठे हम उस सत्ता को उनके वायदों को याद दिलाएं कि आपने बेटी बचाने की बात कही थी, आप बेटी नहीं बचा रहे, आपके विधायक बलात्कारियों के समर्थन में खड़े हैं। तो ये याद दिलाना राजनीति कब से हो गई? अगर ये राजनीति है तो यही राजनीति तो हम करने आए हैं कि अगर सरकारें अपना राजधर्म नहीं निभाती, अपने चुनावी वायदों को भूल जाती हैं, बलात्कारियों के साथ खड़े होते हैं, तो अलका लांबा और राजनीतिक दल और राधिका को भी बार बार याद दिलाने की जरूरत पड़ती है। और ये राजनीति नहीं है। मैं नहीं कहूंगी राधिका टीआरपी के लिए ये सब कर रही है, राधिका का फर्ज है कि राधिका सत्ता में कोई भी बैठा हो, राधिका का उससे लेन देन नहीं है। राधिका का लेन देन जिन बेटियों के साथ शोषित हो रही है, अन्याय हो रहा है, उसकी आवाज उठा रही है वो। बहुत सही बात कही। क्या अगर ऐसा ही हमारी सत्ता में होने लग जाए कि ना सरकार को अपनी कुर्सी की सोच हो, ना सामने वाले पक्ष को हो, ना राधिका को टीआरपी की हो, ना अलका लांबा को अपने लाइक और व्यूज की हो, लेकिन क्या वही हम ये सोचने लग गए, न्याय मिलने लग जाए, बेटी पर जैसे ही अत्याचार होता, आप बताइए, यहाँ पर सबूत सामने है, हर चीजें सामने है, तो गुनहगार कौन? नहीं, गुनहगार साफ है। ये जो अगर आप नीतिका का केस कहेंगे तो उसमें साफ निकिता के केस में देखा कि दिन दहाड़े सीसीटीवी फुटेज, प्रूफ और आई विटनेस सब है उसकी सगी बहन, तो उसमें तो मुझे लगता है कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात करते हैं 3 महीने, मुझे लगता है 3 हफ्तों में फांसी पे चढ़ा देना चाहिए, उदाहरण पेश कर देना चाहिए। हम नहीं चाहते कि हैदराबाद में हमारी डॉक्टर बेटी को गैंगरेप के बाद जिंदा जला दिया गया था और काउंटर करना पड़ा, और लोगों में बहुत, मेरे जैसे लोगों ने तो उसमें बहुत खुशी इजहार की। अगर आप कानून के दायरों में न्याय नहीं देंगे तो इस तरह के इनकाउंटर को लोग जो हैं कानून अदालत तो खत्म हो गया। वही तो मैं कह रही हूँ, फिर तो कानून खत्म हो गया ना, सब हाथ में ले लिया ना, आप अपना इंसाफ दीजिए, मैं दूंगी, हर कोई दे रहा है। बेटियों के लिए तो कानून वैसे ही खत्म है, कहाँ न्याय हो रहा है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े तो कह रहे हैं क्राइम बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। नाबालिग बेटियों के 5 साल 6 साल की बेटी एम्स में है, और अब तो कहीं पर ये भी पड़ा 90 साल की एक बुजुर्ग माँ को घसीट कर। तो हवस जो है या दिमाग इतना खराब कर दिया है, और मुझे लगता है हमारा उसके लिए, उस अपराधी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर क्यों है? हम बेटियों के चरित्र पे उंगली उठाई, आपने देखा क्या हुआ आपकी हाथरस वाली घटना में। ये बेटियां खेतों में ही मरी हुई क्यों पाई जाती हैं?
यानी कि खेत में वो बेटी अपनी माँ का हाथ बटा रही है, तो आप उसके चरित्र पे कि वो खेत में करने क्या गई थी। संस्कारों की बात करते हैं कि परिवार को अपनी बेटियों को संस्कार देने चाहिए। किस तरह के संस्कार की भाजपा का विधायक बात कर रहा था, बेटों को संस्कार क्यों नहीं देने चाहिए। निर्भया हमारे बीच में नहीं रही, दम तोड़ चुकी। उसको कहा कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी, उसके सिर मांग में सिंदूर नहीं था, इसलिए वो चरित्र हनन। तो हाथरस की बेटी का भी चरित्र हनन शुरू हो गया था। आप समझ रहे, जो बेटी हमारे बीच में नहीं। तो ये चीजों पर जब उठेंगी तो हमें बोलना पड़ेगा राधिका। अगर हम नहीं बोलेंगे तो ये चीजें समाज में, देश में और फैलेंगी। अलका लांबा जी, एक सवाल यहाँ यूँ पूछूंगी क्योंकि मैं अभी अभी उनसे मिलकर आ रही हूँ। तो एक पिता कहता है कि अगर बेटी को न्याय मिल भी जाता है, मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बेटी को इंसाफ मिल ही जाता है, लेकिन वो परिवार हमें नहीं छोड़ेगा। ये डर मुझे बताइए, फिर मैं कहूंगी किसे उस डर को निकालना है। आज परिवार के दिल और दिमाग से वहां की जो सरकार है, जिसके हाथ में पुलिस, प्रशासन, कानून, ताकत है, उसे निकालना है। उसकी जिम्मेदारी अगर वो नहीं निकाल सकते हैं, है ना। अपराधियों के मन में जो डर होना चाहिए वो पीड़िता के परिवार में वो डर है। किसके रहते हुए ये उनकी नाकामी, उन्हें सत्ता से हट जाना चाहिए। मतलब वो आकर भीख मांगे कि आप हमारी मदद कर दीजिए, कांग्रेस में बैठे आला अधिकारी जी, अलका जी। नहीं, फिर आप मेरे को बताइए, हम उन्हें कैसे पुलिस की सुरक्षा दे सकते हैं। सरकार हमारी नहीं है ना, आप मानिए। देश के गृह मंत्री और वहां के जो गृह मंत्री हैं, अनिल विज में कब थी हमारी सरकार? नहीं थी ना, तो फिर वहां अन्याय होता हुआ दिखा, वहां परिवार ने कहा। तो यहाँ न्याय नहीं हो रहा मैडम, यहाँ पर भी तो अन्याय है। यहाँ एक बार कह दे न्याय नहीं हो रहा, हमें होते हुए देखा। FIR दर्ज। वहां से किसने आवाज लगाई? नहीं, वहां तो बकायदा 2:30 बजे आप शव को पेट्रोल डाल के फूंक डालते हैं। बकायदा यहाँ सुबह आप दिन दहाड़े मार रहे हैं। नहीं, आप समझ नहीं रही मेरी बात को। नहीं समझाइए। मारा किसने? अपराधियों ने। 2:30 बजे बच्ची का शव किसने जलाया? पुलिस और प्रशासन ने जलाया। सबूतों को नष्ट किसने कहा? FIR में। अच्छा, आप समझ आए। तो आप इसीलिए आवाज उठा रही थी क्योंकि वहां पुलिस प्रशासन ने FIR नहीं हुई। पुलिस ने, जो पुलिस प्रशासन शामिल हो जाएगा जब, तब हम उतरेंगे। जब पुलिस और प्रशासन, कानून व्यवस्था पीड़िता के साथ खड़ी होगी, न्याय दिला रही होगी, हमें आपको राधिका वहां आवाज उठाने की जरूरत नहीं है। 30,000 मामले होते हैं, आप और मैं 30,000 मामलों पे तो नहीं बोल रहे। हर 1 घंटे में 4 बेटियों का बलात्कार हो रहा है, आप और मुझे पता भी नहीं, हम नहीं बोल रहे। लेकिन जहां लगेगा कि पुलिस, प्रशासन, सरकार शामिल हो गई है अपराधियों को बचाने के लिए, सबूतों को नष्ट करने के लिए, फोरेंसिक जांच के लिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट में लॉ एंड ऑर्डर कमिश्नर को कहना पड़ा, जज को कहना पड़ा, लॉ एंड ऑर्डर कमिश्नर को, कि आपने निर्भया के बाद नए कानून नहीं पढ़े। आप जाइए और पढ़िए। वो ये कहता कि अगर बेटी कह रही है मेरे साथ जबरदस्ती हुई है, सबूत हो ना हो, बेटी ने कहा है, तो रेप की धाराएं जोड़नी थी, जो बाद में जोड़ी गई। फोरेंसिक जांच में आपने गुमराह किया। आपने 10 दिन के बाद सैंपल भेजे फोरेंसिक जांच के लिए। डॉक्टर ने जब कहा कि 10 दिन के बाद उस सैंपल का कोई मायने नहीं रह जाता है, तो आपने उस डॉक्टर को अलीगढ़ की अस्पताल से छुट्टी कर दी उसकी। आप समझ रहे हैं? तो पूरा आरोपियों के समर्थन में रैली हो रही है। यहाँ आरोपियों के समर्थन में कोई निकला हो तो बताइए। हम आपको मिल जाएंगे वहां पर, उनको खदेड़ने के लिए, जैसे हाथरस में हमने खदेड़ा, हमने कठुआ में खदेड़ा। तो चलिए, इंतजार यही है कि ऐसा कुछ सामने आ जाता है। करेगा कोई इतनी हिम्मत करे तो अलका लांबा जी आवाज उठाने के लिए वहां कोई भी पीड़िता की आवाज को दबाने की कोशिश करेगा, अपराधियों के साथ खड़ा दिखेगा, कोई भी कहीं भी, हम और पूरी कांग्रेस खड़े मिलेंगे। ठीक है अलका लांबा जी, ये तो बात होगी राजनीति की। इससे परे हम और आप दोनों एक बेटी हैं। एक बार ये सोचिए कि जो फास्ट ट्रैक कोर्ट बना है, इंसाफ दिलाने में इतना वक्त क्यों लग जाता है? नाम की फास्ट ट्रैक कोर्ट है ना? हाँ। नाम की फास्ट ट्रैक कोर्ट है। ये वहां के जो मुख्यमंत्री हैं, जिनके हाथ में, देखिए, वो लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। पूरी तरह पुलिस फास्ट ट्रैक कोर्ट को बनाना, केस चलाना। पीड़िता को सबसे पहले क्या चाहिए? सबसे पहले अगर कोई, आप देखा जैसे बेटी को का खून से लथपथ थी, है ना, सबसे पहले उसको मेडिकल हेल्प चाहिए तुरंत, कि उसकी जान हमें सबसे ज्यादा जरूरी है, बचाना, चाहे निर्भया हो चाहे हाथरस हो। लेकिन बेटी को कितने दिन लग गए सफदरजंग लाने में, और दम तोड़ दिया उसने, देरी कर दी, उसको स्वास्थ्य लाभ नहीं मिला। आपको सबसे पहले वो करना है। दूसरी बात, पैरेलल आपको FIR दर्ज करनी है, और FIR में वो धाराएं जो बेटी ने कहा है, बेटी ने कहा है जबरदस्ती हुई तो रेप किया। उसके बाद आपको कानूनी उनको पूरी मदद देनी है। बड़े बड़े वकील खड़े कर लिए जाते हैं, और पीड़िता के पास इतनी उसकी हैसियत नहीं होती आर्थिक तौर से कि वो कराए, तो उसे लीगल मदद देनी है, उसे मेडिकल मदद देनी है, उसको आपको फास्ट ट्रैक कोर्ट के साथ आर्थिक मदद देनी है, उसे सुरक्षा देनी है। ये सब वहां की जो सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर का सब्जेक्ट है, उनकी जिम्मेदारी सबसे पहले। पीड़िता के पास क्या नहीं होता है, जरा एक बार वापस बताइएगा। कि वो वकील मींस आप कह रहे हैं कि बड़े बड़े वकील हायर नहीं कर पाते। मैं आपको आसाराम का केस बताती हूँ। नहीं, मैं अभी अपनी बेटियों की बात कर रहे हैं। तो बताइए, निर्भया के दोषियों को इतना बड़ा वकील मिल गया और उसने 8 साल लंबे केस, कुछ वो कोई सिंह साहब इतने। नहीं, वो जो वकील था, उसकी सोच हमें मालूम है, किस तरीके के आरोप उसने चरित्र हनन के निर्भया पर लगाए।
ठीक है, लेकिन आप बहुत, यहाँ तो कांग्रेस की सरकार थी ना, बकायदा कानूनी मदद हो, आर्थिक मदद हो, इलाज हो, कांग्रेस की सरकार ने पूरा दिया निर्भया को। निर्भया के परिवार से बात करिए, उसकी माताजी से बात करिए, पिताजी से, सब आपको कहेंगे कि कांग्रेस सरकार अपराधियों के साथ नहीं खड़ी थी, हमारे साथ पूरी तरह खड़ी थी। उनके अगर बेटे को भी आगे पायलट बनना था तो राहुल गांधी जी ने उनकी पूरी जिम्मेदारी ली कि उनका जो सपना था भाई बहन का कि भाई मेरा पायलट बने तो वो बनेगा, मैं वो कह रही हूँ। लेकिन जब एक उदाहरण बता रही हूँ, आसाराम केस में, राम रहीम के केस में, रसूख वाले प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ उनकी तस्वीरें हैं, धन बल सब, कितने टाइम लगे उस नाबालिग बेटी को आसाराम को जेल पहुंचाने में। मुझे मालूम है वहां के जो पुलिस प्रशासन था हमें फोन करता था कि आसाराम के साथ वहां की जो उस समय भाजपा सरकार 5 साल रही वो साथ में खड़ी है और वकील बड़े बड़े कर रहे हैं। यहाँ हमें लगता है पीड़िता का केस कमजोर हो रहा है क्योंकि वकील नहीं मिल रहे हैं। तो ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जितना रसूख बड़ा वकील उसे प्रोवाइड किया गया है, उसी तरह सरकार पीड़िता को आर्थिक अगर कमजोरी की वजह से उसे मजबूत बड़ा से बड़ा वकील कराए कि उसके करियर को खराब ना किया जा सके। आप समझ रहे हैं, बेटियों को ये चाहिए, काउंसलिंग चाहिए, काउंसलिंग नहीं होती है, नहीं हो रही है, रेप होता है तो पुलिस जाकर उससे पूछते अच्छा क्या हुआ था बताओ जरा। बिल्कुल, आप समझ रहे हैं। यहाँ संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी होनी चाहिए जो पुलिस में वो नहीं है। इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि महिला थानों को बढ़ाया जाए, क्योंकि एक महिला के सामने महिला खुलकर बात रख सकती है कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैं राजनीति में नहीं जाना चाह रही हूँ, लेकिन एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि आप बेटियों के लिए हमेशा बहुत अच्छे से बोलती आई हैं, इसीलिए मैं आपके पास उठकर आई हूँ। मैं पहले एक बेटी थी, अब एक माँ हूँ, लेकिन मेरा बेटी तो नहीं है, बेटा है। पर मैं समझ सकती हूँ, मैंने अपने बेटों को अगर कहेंगे बेटियों, मैं कहा है ही नहीं तो संस्कार वाली मुझे लगता है बेटियों को जरूरत नहीं है, वो अपने आप संस्कारी ही होती है। बेटे को मैंने संस्कार जरूर दिया। और मैं एक चैनल में तो ये कहकर भी आ गई थी कि हम लोग दूसरों पे उंगली उठाते हैं, अगर मेरे ही घर में अगर किसी ने अपराध किया उसे बचाने की जगह अगर मैं ही उसे सजा दूं बचाने की बजाय, तो मुझे लगा था उदाहरण पेश होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, बेटों को बचाने के लिए सारा आरोप बेटियों के चरित्र पर लगा देते हैं। आप समझ रहे हैं, ये सोच की बात है जी। बेटा, अब मेरे घर में मैं बता रही हूँ, हम 2 लोग हैं तो काम बटा हुआ है। सुबह का अगर नाश्ता वो बनाता है तो दोपहर का खाना मैं बनाती हूँ। एक दिन कपड़े उसको धोने हैं तो दूसरे दिन मेरी जिम्मेदारी है। डस्टिंग वो करेगा। तो कोई ऐसा काम नहीं है जो लड़के कर सकते हैं, शर्म आएगी लड़कों के, ये लड़कियों के काम है। कहा जाता था ये लड़कियों के काम है, लड़कों के काम नहीं। लड़कियां नीची आवाज में बात करें, लड़कों को तेज आवाज में बात करने का, लड़का कुछ भी पहने, लड़की ने ऐसा क्यों पहना है। सो वो सोच बदलनी पड़ेगी। मेरे यहाँ तो बदली हुई है पूरी तरीके से, लेकिन समाज, मैं सहमत हूँ इस बात से। और बहुत बहुत अच्छा लगा, मुझे लगता है हर एक माँ को ये सीखना पड़ेगा आपसे कि वो अपने बेटे और बेटी में फर्क करना पहले से बंद कर दे। बहुत जरूरी है। एक ये जो कब बंद हो जाएगा, मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब बात घर की आ ही गई है, आपके घर से शुरू हो ही गई है, तो हमें सब तक पहुंचानी चाहिए कि बेटी तुम्हें तो अगले घर जाना है। ये अगला घर मुझे समझ में नहीं आता है। देखिए, जो बेटियों को धन कहा जाता है और वो भी पराया धन, पराया धन है ना। और शुरू से सास ससुर की इज्जत करो, ठीक है। इज्जत तो वैसे भी करनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि सास ससुर की दूसरे घर जा रही हो इज्जत जो, वहां तुम्हारी डोली गई है वहां से अर्थी उठेगी। ये जो बीच का फर्ज है ना, डोली और अर्थी का मतलब कुछ भी हो जाए सब कुछ सहन करना है, सब कुछ सहन करना और वहीं से अर्थी उठे, मेरे घर मत आना। ये बेटियां मजबूर, अभी हमने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े देखे तो नंबर 1 पर पटना और नंबर 2 पर कानपुर आपको दिखेगा, जहां पर सबसे ज्यादा दहेज हत्याओं में नहीं पूरी कर पा रहे मांग। समझ रहे हैं। और बेटी को कह दिया डोली गई है तो अर्थी आएगी। अब बेटी इंतजार कर रही है कि अर्थी उठे और वो जला दी जाती हैं, हत्याएं कर दी जाती है, आत्महत्याएं कर रही हैं, वो सहन कर रही हैं हर दर्द को, क्योंकि उसको लगता है आगे मेरा अब इसके बाद कुछ है नहीं, है ना। सो बेटियों को मुझे लगता है सबसे पहले शिक्षित कीजिए, पैरों पे खड़ा करिए, ठीक है, कि वो कमा सके, मोहताज ना हो कभी। बिल्कुल, मुझे लगता है इस बात पर गौर फरमाना भी चाहिए और सुनना और समझना है, क्योंकि ये बात बहुत सही आपने बताई जो राजनीति से बहुत परे है, हर घर की माँ के लिए है, हर घर की बेटी। राधिका, हम 2 महिलाएं बात कर रही हैं इसलिए हम उसकी सेंसिटिविटी समझ रही हैं, है ना, उसका गंभीरता समझ पा रहे हैं, इसलिए हम बात भी कर पा रहे हैं। ये रियलिटी है। मैं अपने घर से आती हूँ, जहाँ से मैं आती हूँ, मैं राजस्थान से आती हूँ, तो बिल्कुल वहाँ छोटे से एक गांव से आती हूँ, तो वहाँ पर ऐसी चीजें होती हैं कि बेटा तुम रहने दो, बेटी कर लेगी। अभी भी है, अभी भी है। ये अगले घर जाएगी और मैं अगर लेट आती हूँ तो मुझसे सवाल पूछे जाते हैं। हालांकि अब धीरे धीरे माहौल बदला है, लेकिन ये सवाल मुझसे राधिका, आप तो फिर उस राज्य से आई हैं, मैं तो दिल्ली से हूँ, जहाँ पर और बड़ी चुनौतियां थी। गर्भ में मार दिया जाता था, सती प्रथा जैसे से हम संघर्ष करके निकले हैं, है ना। आज भी कि सफेद लिबास में रहना है, बाल कटवा देना है, जमीन पर सोना है, समाज के सामने नहीं आना। आप समझ रहे हैं, प्राय मर्द से अगर बात नहीं कर सकती, आप श्रृंगार नहीं कर सकती अपने, तो वो तो जिंदगी खत्म है। तो आप तो
और ज्यादा उस शहर से आई हैं जहाँ बिल्कुल, पर मैं समझ सकती हूँ, बेटियों इसीलिए को मैंने तोड़ा है। बिल्कुल, और तभी तो मैं इस मुद्दे पर हर बार बेटियों को लेकर मैं कहीं पहुंच जाती हूँ, क्योंकि मैं मुझे बहुत करीब से समझ रही हूँ अलका जी, तभी मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि राजस्थान जहाँ इतना क्राइम नहीं था बेटियों को लेकर, अब देखिए क्यों इतना क्राइम। राजस्थान में आप देखेंगे पर डे आपको 16 बेटियों के आसपास का आंकड़ा नजर आएगा, आप आंकड़ा उठाकर देखेंगे, इतना क्यों। अब राजस्थान भी पीछे नहीं, वहां पर भी आप ही की सरकार है। देखिए मैं फिर कहूंगी, बेटियों को हम एक बार अगर हम बीजेपी से सवाल पूछने जाते हैं तो वो कहते हैं वहां पर कांग्रेस की सरकार है। ये मैं आपको कहती हूँ, हम बेटियां हैं और आगे हमारी आधी आबादी की बात कर रहे हैं। हमने फिर कहा एक देश, एक कानून, एक सजाएं, एक सोच के साथ जब होने लग जाएंगी, तेरा मेरा नहीं होगा। हम तो मात्र 4 राज्यों में है ना, मैंने आपको बताया सिर्फ 4 राज्यों में, बाकी देश में किसकी सरकार है, बाकी देश में किसको सुनिश्चित करना है। सवाल सिर्फ कांग्रेस पूछती है, इसलिए पलट के हमला भी हम ही पर होता है। एग्जाम्पल दीजिए ना अलका जी, मैं समझ सकती हूँ इस बात को कि बाकी जगहों पर बीजेपी है और सब जगहों पर बीजेपी नजर आ रही, 4 राज्यों में आप हैं, तो एग्जाम्पल बीजेपी को कहने के लिए हमारे पास एक बड़ा एग्जाम्पल हो ना कि देखिए राजस्थान में एक भी क्राइम नहीं है, एक भी बेटी के साथ। आप उठा के आंकड़ा देखेंगे, दलित परिवारों के साथ सबसे ज्यादा वहां पर अत्याचार होता है। मैं आपको बताऊं, ये दलित के साथ जो हो रहा है, ये एक लंबी लड़ाई है सोच की जो हमें लड़नी है। आज भी ऊंच और नीच है, लड़ते अलका जी ये भी नहीं मालूम कि आने वाले वक्त में नहीं जाने हम और किस मुद्दे पर कौन सी बेटी को लेकर बात करेंगे, क्योंकि अभी तय नहीं है। वो परिवार, निकिता का परिवार की छोटी छोटी बहनें कह रही हैं कि हम अब ऑफिस नहीं जाएंगे, हम बाहर नहीं जाएंगे और हम हमारी मार्कशीट फाड़ देंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी जिम्मेदारी कोई नहीं लेने वाला, तो हमें भी कोई सारेआम। ये हमारे लिए 2 चीजें, एक शर्म वाली बात और एक चिंताजनक बात है कि बेटियों के मन में ये डर और खौफ आ गया। वो पढ़ लिख के बेटी डिग्री लेकर आगे बढ़ना था, वो कह रही मैं फाड़ दूंगी। ये हम सब के लिए बहुत ज्यादा शर्म की और चिंता की बात है। मुझे लगता है पूरी सोसाइटी, पूरे समाज को, एक तंत्र को एक होकर शर्म और चिंताएं करते रहेंगे। नहीं, आप और मैं कुछ तो आप क्या कर सकती हैं, आप अपनी तरफ से एक चैनल पे इस बात को उठाकर अपना फर्ज निभा रहे हैं। मैं आज वहां की मुख्यमंत्री या पुलिस की अधिकारी या जज नहीं हूं, मैं आप ही की तरह एक कह सकती हूँ सामाजिक कार्यकर्ता जो बेटियों के लिए लड़ रही है, या एक पॉलिटिकल पार्टी की एक महिला हूँ जो ये सुनिश्चित कर रही है कि जहां जहां हमारी सरकार है कम से कम वहां हम न्याय दिलाएं, या हमारी सरकार आएगी तो जो कमियां रहेगी उसको हम और सख्त कानून लाएं। वही तो अलका जी, हमें जहां जहां आपकी सरकार है, और मैं जब बीजेपी के पास जाती हूँ तो जहां जहां आपकी सरकार है कुछ ऐसा कीजिए कि कांग्रेस सरकार आप पर सवाल ना खड़ा करे। वही सवाल मेरा है कि राजस्थान में भी आए दिन ऐसा होता है। हम अगर बात राजस्थान की इसलिए कर लेते हैं क्योंकि वहां पर भी क्राइम बढ़ रहा है, तो बहुत जरूरी है कि हमें सरकारों को रोटियां बेटियों को लेकर नहीं सेकनी है। आप भले ही राजनीति करें, कम से कम हमारी जो भारत की महिलाएं हैं, आधी आबादी जिसे हम कहते हैं, उसे बख्श दिया जाए। नहीं, मैं आपको फिर कह रही हूँ, कांग्रेस की सरकार है, चलिए मैं उल्टा देखती हूँ, कांग्रेस की सरकार है, बलात्कार हुआ, और अगर कांग्रेस की सरकार पीड़िता नहीं बलात्कारी के साथ खड़ी है, उनका समर्थन कर रही है, उन्हें बचा रही है, तो मैं कहूंगी बिल्कुल बीजेपी को आवाज उठानी चाहिए। मैं ये कह रही हूँ, उठानी चाहिए, सड़कों पर आना चाहिए। राजस्थान में हुआ क्या, वसुंधरा राजे सड़कों पर आई क्या, स्मृति ईरानी महिला बाल विकास मंत्री राजस्थान गई, हाथरस नहीं की क्योंकि उनका स्टेट था, क्या बोलती, यहाँ आई नहीं आई, क्यों नहीं आई? एसआईटी, एक से एसआईटी का गठन, बात तो वही होगी ना, वो गई मैं गई, हमें बेटियों पर ही। आप समझ नहीं रही हैं, आवाज उठानी है उन्हें और हमें सबको। हाँ, वही सवाल तो मैं आपसे पूछ रही थी कि आप ही को तो आवाज एक बार जरूर उठानी चाहिए, जाकर एक बार वहां बल्लभगढ़ में भी तो जाना चाहिए कि वहां से कहीं आवाज आएगी। आप होकर आई हैं, आप होकर आई हैं। आज आप कह दीजिए, आप पीड़िता और परिवार को मिलकर आई, वो कह रही है हमारे साथ अन्याय हो रहा है, सरकार जो है दोषियों के साथ खड़ी है, उन्हें बचा रही है। कल आपको हम मिलेंगे, आप एक बार कह दो कि पीड़िता के परिवार ने ये कहा है कि उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है, वो पूरी सरकार, पुलिस प्रशासन दोषियों के साथ खड़ा है। आप अभी कह दीजिए, कल आपको प्रियंका गांधी वहां मिलेंगी। आप कहिए कि हाँ, है ना, वो परिवार, हाँ ठीक है, वो परिवार यही उम्मीद लगाए हुए बैठा है कि चाहे कोई भी सरकार हो, हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें हमारी बेटी को इंसाफ मिल जाए। ठीक है, आप वहां पर कह रहे हो कि एक तरफा अगर देखा जाए तो ऐसी कहीं हमें नहीं लग रही है कि जहां मेरी और मेरी सरकार की जरूरत पड़ रही है वहां चीजें हो रही हैं, और लगेगा कुछ गलत है तो वहां आपकी सरकार जहां न्याय नहीं मिल रहा होगा। अब यहाँ पर अगर हम एक छोटा सा, क्योंकि आखिरी सवाल समय का वक्त को देखते हुए जरूर एक बार ये बताइए कि राजनीति बेटियों पर करनी क्यों नहीं छोड़ देते?
नहीं, मैं आपको फिर कहूंगी, राजनीति को आप बहुत गलत शब्द समझ रही हैं और मेरे जैसे राजनीति में इसलिए आए हैं कि हम बदलाव ला पाए। मेरे लिए राजनीति एक बहुत खूबसूरत शब्द है। अलग बात है कुछ लोगों ने इसको बहुत गंदा बना दिया, इसलिए पढ़ा लिखा एजुकेटेड लोग आधी आबादी रिजर्वेशन देना पड़ रहा है पंचायतों में, नगर निगम में। आओ आगे, बेटियां आए, देश की सत्ता कमान अपने हाथ में लो, ताकत महसूस करो, राइट। तो मुझे लगता है मेरे लिए राजनीति बहुत खूबसूरत शब्द है जिसमें मैं आई हूँ और मैं एक बहुत बड़े राजनीति नहीं होती बेटियों पर, ये तो आप भी देख रही, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, हमेशा होती आई है। बेटियों को लेकर क्यों? हाँ। गंदी राजनीति नहीं, हाँ, वही अच्छी राजनीति हो, अच्छी मतलब न्याय दिलाने वाली राजनीति हो, जिसमें हम दोषियों के साथ नहीं, हम पीड़िता के साथ खड़े हो। ये अच्छी राजनीति है। जहां पर न्याय ना मिल रहा हो आवाज उठाएं। देश में क्या हो रहा है? अच्छी राजनीति हो रही है या गंदी राजनीति? बेटियों पर क्या हो रहा है? नहीं, देखिए, मुझे नहीं लगता अच्छी और बुरी हो रही है, पर ओवरऑल ये कि अपराध हो रहे हैं, बेटियों को न्याय नहीं मिल रहा है, इस पे आवाज उठनी चाहिए और सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बेटियां सुरक्षित रहें, अपने पंख फैला के अपनी ऊंची उड़ान को भर सके, जिस पे हम देश गर्व कर सके, और ये हमें सुनिश्चित करना है। और अपराधियों में खौफ और डर पैदा करना बेहद जरूरी है और वो सजाओं से तय होगा। बिल्कुल, अलका लांबा जी का कहना है, या यूं कहें वो आवाज जो बेटियों के लिए उठती है, बार बार यही कि चाहे कुछ भी हो लेकिन हमारी बेटियों को इंसाफ मिलना चाहिए। बेटियां अपना पंख फैलाकर आसमान में उड़ती हुई नजर आनी चाहिए। बेटियां चार दीवारी पर कैद रहते हुए दिखाई नहीं देनी चाहिए। अगर हम बेटियों को आज़ाद कर देंगे तो देखिए, हमारी बेटियां आज इतिहास उठाकर अगर हम देखेंगे तो नहीं जाने किस किस पद पर हमारी बेटियां गई हैं, जिसने देश को गौरवान्वित करवाया हो, जिसने देश के झंडे विदेशों तक में गाड़ा हो। क्यों भूल जाते हैं हम उन एग्जाम्पल को? क्यों भूल जाते हैं हम झांसी की रानी को? क्यों भूल जाते हैं हम उन बेटियों को? लेकिन हम ये नहीं याद रखते कि चाहे किसी भी परिवार की बेटी हो, वो बेटी है, वो देश की बेटी है। तो चलिए, आज के मेहमान में इतना ही, लेकिन फिर हम किसी बेटी पर, या यूं कहें, लगातार आपके साथ बात करते हैं।